आपका बहुत ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आज आप अपना लेखा कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र वित्तीय लेखांकन भाग 1 पढ़ेंगे बेटा। तो आप आज पढ़ेंगे बेटा ले, लेखांकन सिद्धांत। तो लेखांकन सिद्धांत का क्या आशय होता है? सबसे पहले बेटा इसका आशय किसी भी पहले पढ़ने के लिए, किसी भी अध्याय को पढ़ने के लिए पहले इसकी पूरी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है बेटा। तो लेखांकन सामान्य नियम लेखांकन सिद्धांत कहलाते हैं, मतलब जिन्हें सौदा लेखा करने में, वित्तीय विवरण तैयार करने में समय में ध्यान रखा जाता है। तो नियम निर्देशांक का भी कार्य करते हैं। तो इसकी परिभाषा दी है बेटा रॉबर्ट एंथोनी ने। लेखा विधि के नियमों तथा प्रथा का, मतलब जो लेखा विधि है उनके नियमों और प्रथा का समानता सिद्धांत कहा जाता है। तो लेखाकर्म की प्रथा व अवधारणाएं लेखांकन सिद्धांत की आधारशिला है। ये किसी निश्चित अधिनियम पर नहीं बनाए जाते, इनकी कोई कानूनी किताब नहीं होती, लेखे इनके तैयार किए जाते हैं और इनका वित्तीय विवरण में मिलते हैं। फिर है वाणिज्य के विकास के साथ साथ लेखांकन का सिद्धांत भी विकसित हुआ। जो वाणिज्य के विकास हुआ, जैसे जैसे वाणिज्य का विकास हुआ बेटा, वैसे वैसे लेखांकन का भी विकास होता गया। अनुभव, तर्क और प्रयोग के आधार पर लेखांकन के उन्नत विधियों का प्रयोग होने लगा, मतलब उनके अनुभव हुआ, उनका तर्क बढ़ा और उसके आधार पर, उनके प्रयोग के आधार पर लेखांकन का और लेखा विधि का प्रयोग किया जाने लगा। लेखांकन कार्य को अधिक व्यवहारिक एवं क्रियाशील बनाने के लिए लेखापालकों और सिद्धांतों के ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तो उसके बाद बेटा लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत हैं। तो व्यवसायिक क्षेत्र में लेन देन का लेखांकन करने के लिए कुछ सिद्धांत विकसित किए गए जो लेखाकारों के मार्गदर्शन पर आधार है। तो लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत होते हैं बेटा, तो वो है द्विपक्षीय सिद्धांत होता है। पहला है बेटा द्विपक्षीय सिद्धांत, मतलब दो पक्षों के बीच खातों के डेबिट क्रेडिट किया जाता है। फिर जांच करने योग्य बाह्य प्रमाण का सिद्धांत, मतलब जांच करने के लिए जो बाह्य प्रमाण की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद होता है ऐतिहासिक लागत सिद्धांत। तो ये आप क्या पढ़ रहे हो बेटा? लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत। तो तीसरा होता है ऐतिहासिक लागत सिद्धांत। चौथा है आगम निर्धारण और पांचवा है मिलान सिद्धांत। मतलब अपन कोई भी लेखा बनाते हैं तो लास्ट अंतिम उसका वो होता है कि मिलान। फिर है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। तो इसके बेटा कितने हो गए? द्विपक्षीय, जांच करने योग्य, ऐतिहासिक, आगम निर्धारण, मिलान सिद्धांत और पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। तो ये लेखांकन के आधारभूत कितने सिद्धांत हो गए? 6। द्विपक्षीय मतलब दो लोगों के, दो पक्षों के बीच खातों के एक खाते में डेबिट किया जाता है और दूसरे में क्रेडिट किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्रशांत ने 50,000 रुपये नगद लगाकर कोई व्यवसाय प्रारंभ किया और एक पक्ष रोकड़ और दूसरा पक्ष रोकड़ लेने वाले प्रशांत का होगा, तो दूसरी ओर व्यापार का दायित्व माना जाएगा, क्योंकि रोकड़ व्यापार का नहीं है, अतः व्यवहार का समीकरण होगा। उसमें संपत्ति, दायित्व, व्यवसाय की लेन देन की अवधारणा लेखे लिखे जाते हैं। से दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म इसी अवधारणा के कारण हुआ। तो दोनों पक्षों के दायित्व में हमेशा बराबर होते हैं, जो सिद्धांतानुसार निम्नलिखित हैं। जैसे समीकरण है संपत्ति दोनों की, दायित्व दोनों का, कैपिटल दोनों का और पूंजी मतलब दोनों की। संपत्ति और दायित्व, तो ये दोनों चीज क्या होगी? दोनों पक्षों में बराबर बराबर होगी। फिर अगर बेटा जांच करने योग्य बाह्य प्रमाण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का हिसाब होता है बाह्यों को दर्ज किया जाना, व्यवसायिक लेन देन, बाह्य प्रमाणों को प्रमाणित करना। जैसे कैश मेमो, मतलब जो लिखित प्रमाण होते हैं, कैश मेमो, बीजक, प्रमाणक, पत्र व्यवहार, अनुबंध पत्र, विपत्र, देय पत्र आदि।
लिखित प्रमाणों के आधार पर उनकी सत्यता की सिद्धांत पर निर्देशित करता है कि सूचनाएं कैसी होंगी। प्रबंधन लेखापाल के व्यक्तिगत पक्ष से क्या होती है, प्रभावित नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक लेखा अवधि में एक जैसी लेखांकन विधि का भी पालन किया जाना चाहिए। तीसरा होता है ऐतिहासिक लागत सिद्धांत। यह सिद्धांत मान्यता पर आधारित होता है। कैसा होता है ये, मान्यताओं पर आधारित होता है, किंतु इनका आशय यह नहीं है कि संपत्ति को सदैव लागत मूल्य दर्शाया जाए। हास का आयोजन भूतकाल में खरीदी की गई संपत्ति के मूल्यांकन में वृद्धि या कमी दोनों लेखाओं के बढ़े हुए मूल्य पर किया जाता है। फिर है आगम निर्धारण सिद्धांत। व्यवसायिक क्रियाओं के कारण जिन मदों में स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है वह क्या कहलाता है, आगम। मतलब व्यवसायिक क्रिया हुई, इसके कारण मदों जो स्वामी होता है, जो व्यवसाय शुरू करता है उसका स्वामी होता है, तो वो उसे जो मतलब पूंजी में जो वृद्धि होती है उसे आगम कहते हैं। निर्धारण किसी इस व्यवसाय के आगम को निर्धारित करने के निर्देशांक है। स्पष्ट है कि व्यवसाय में सेवा और भौतिक वस्तुओं का विक्रय करने पर किस अवधि में मानी जाएगी। तो सेवा की दृष्टि में आगम उस अवधि की मानी जाएगी जिस अवधि में सेवा दी गई, और वस्तु में आगम निर्धारित करने में कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। से अनुबंध पर हस्तांतरण करने, तिथि, वस्तु की स्वीकृति देने में भिन्नता होती है। इसी स्थिति में आगम की प्राप्ति उस समय तिथि पर मानी जाती है जिस तिथि में वस्तु की स्वीकृति क्रेता को दी गई हो। आगम प्राप्ति में नगद प्राप्ति का कोई संबंध, उधार विक्रय की स्थिति, क्रेता क्रय प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। फिर ये जो अनुबंध होते हैं वो दीर्घकालीन अनुबंध की दशा में उत्पादन किया जाना, मतलब दीर्घकालीन उत्पादन मतलब लंबे समय के लिए। अनुबंध पूर्ण होने पर आगम को माना जाना उचित नहीं है। जिनका भाग पूर्ण कर लिया जाएगा उसी अनुपात में आगम की भी प्राप्ति मानी जाती है। फिर आगम की पहचान का सिद्धांत, मतलब आगम का तात्पर्य होता है विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि। जब हमने कोई व्यवसाय शुरू किया, उत्पादन किया, फिर उसका अपन ने विक्रय किया, तो उसके अंतर की जो राशि प्राप्त होती है आगम कहेंगे। आगम को अर्जित माना जाना चाहिए। लेखाविद 3 आधारों पर इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला है विक्रय के आधार पर, रोकड़ के आधार पर और उत्पादन के आधार पर। विक्रय के आधार पर मतलब विक्रय तब तक पूर्ण माना जाता है जब क्रेता को माल का स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित किया जाए। माल का हस्तांतरण ही विक्रय नहीं है, ना ही रकम का भुगतान या भुगतान की प्रतिज्ञा। आगम तब अर्जित हुआ समझा जाएगा जब एक तरफ से माल का अधिकार, दूसरी तरफ से भुगतान की प्राप्ति, भुगतान की प्रतिज्ञा का पारस्परिक विनिमय आगम अर्जित हुआ माना जाएगा। फिर है रोकड़ के आधार पर, मतलब रोकड़ मतलब पैसे, है ना। तो इसके आधार पर अर्जित किया जाएगा जब वास्तविक भुगतान सिद्धांत उस दशा पे उपयुक्त हो जब भुगतान की प्राप्ति संदेहपद हो। सिद्धांत किराया क्रय प्रणाली, किस्त भुगतान प्रणाली की दशा में अपनाया जाता है। विक्रय माल के भाग को तब पूर्ण माना जाता है जिस भाग का भुगतान प्राप्त हो चुका हो, मतलब किसी वस्तु का पूर्ण भुगतान प्राप्त हो तो उसको रोकड़ के आधार पर पूर्ण भुगतान माना जाएगा। फिर है उत्पादन के आधार पर। इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्य का जितना भाग पूर्ण हुआ उस भाग के मूल्य के बराबर आगम अर्जित माना जाता है। विशेषतः ठेकेदारों द्वारा बहुमंजिली भवन यह सिद्धांत को प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार लेखांकन में व्यावसायिक सौदे के ऐतिहासिक आधार के अनुसार पर लेखा जोखा रखा जाता है, मतलब जो भी व्यवसाय होता है उसे ऐतिहासिक आधार के अनुसार उसका पूरा लेखा जोखा मतलब हिसाब किताब रखा जाता है। जो घटित हो चुका है घटनाओं की संभावना को ध्यान में नहीं रखा जाता। फिर है मिलान सिद्धांत। मिलान सिद्धांत यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि व्यवसाय में अर्जित आगम किए गए व्ययों को कैसे संबंधित किया गया। आगम व व्यय में मिलान करते समय सर्वप्रथम निश्चित अवधि
निर्धारित होती है एक निश्चित